सर दिसंबर आ गया है, ये कई ड्रॉपर्स का प्रश्न है। नीट की परीक्षा में हमारे 4-4.5 महीने बचे हुए हैं। इस चैप्टर को और इंप्रूव कैसे करूं या फिर फिजिक्स को और कैसे इंप्रूव करूं। 40 से 45% सिलेबस पूछा जाता है भैया, 20 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। अभी हमें इस पॉइंट पे आके समझ में नहीं आ रहा कि बचे हुए समय में हम फिजिक्स को कैसे इंप्रूव करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सूर्यभान सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अरिविहान पे, जहां पे हम आपके ड्रॉपर से डॉक्टर बनने के सपने को सच करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे चीतों, आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं, आज उन सारे प्रश्नों की पोटली यहां खोली जाएगी और सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। अगर इस वीडियो में आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको आपके जहन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। राइट? तो आपको ध्यान से सुनना है, सारी बातें सुननी है। ये पूरी की पूरी वीडियो मैं डेटा के बेसिस पे आपसे डिस्कस करूंगा और आपको किस तरीके से अगले 4 महीने अपने फिजिक्स के साथ निकालने हैं, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। आइए शुरू करते हैं सारे पॉइंट्स। देखिए, बहुत बेसिक है, सारे पॉइंट्स मैंने लिए हुए हैं। आपके रिवीजन प्लान कैसा होना चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, आपके रिसोर्सेस क्या होने चाहिए और ओवरऑल फिजिक्स का पेपर कैसा आता है या फिर अगले साल कैसा पेपर आएगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब इस साल, मतलब नेक्स्ट ईयर 2026 का पेपर कैसा आएगा, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहले तो हम ड्रॉपर्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे हम दिसंबर से जनवरी या जनवरी से फरवरी की तरफ मूव करते हैं, वैसे वैसे हमारा टेम्परामेंट एग्जाम को लेके बहुत वीक होना स्टार्ट हो जाता है। और ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम भी है। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आपने अपना एक बहुत बड़ा समय, एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रिपरेशन में बिताया है और उसके कारण आपकी उस प्रिपरेशन से अपेक्षाएं बहुत हो जाती हैं और वो अपेक्षाएं ही आपको शायद कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। एक ड्रॉपर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, या तो वो अपने पास्ट को अपने ऊपर लोड करके रखता है कि यार भाई पिछली बार भी नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, और जिसके कारण इस बार में उसकी अपेक्षाएं भी वही वही बार बहुत ज्यादा हो जाती है और आपको फ्यूचर से डर भी लग रहा होता है इस पॉइंट पे कि भाई साहब इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। देखिए, मैं जानता हूं, एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, मैं आपको बस इतना गाइड करूंगा कि ना ही आगे सोचने से और ना ही पीछे सोचने से आपका भला होगा, अभी का सोचने से ही आपको भला होगा। क्यों? क्योंकि पास्ट विल गिव यू पेन, फ्यूचर विल गिव यू फियर, बट प्रेजेंट विल गिव यू द गिफ्ट। सो प्लीज, अगर आप इस माइंड सेट में हैं तो सबसे पहले आप अपने माइंड सेट को इंप्रूव करिए। जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न आए हैं, आपको अपने अंतर मन से यह सवाल करना है, क्या ऐसे प्रश्नों में दिमाग लगाने से मेरा भला होगा? आपके अंतर मन से उत्तर आएगा कि नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आप इस लूप होल में, इस माइंड सेट में फंस गए, यू विल किल अ मंथ एट दिस पीक टाइम, जहां पे आप अपने सिलेक्शन को पीछे छोड़ दोगे। यही प्रॉब्लम आपसे लास्ट ईयर भी हुई थी और यही प्रॉब्लम आप दोबारा रिपीट करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज सेट योर माइंड सेट। सेट योर माइंड सेट से अपने को क्या सीखना है? सेट योर माइंड सेट से अपने को सीखना है फोकस ऑन एक्शंस। फोकस ऑन एक्शंस, नॉट ऑन थॉट्स। ठीक है बच्चों, आपको अपने एक्शंस पे फोकस करना है इस पॉइंट पे, है ना। जब भी ऐसे विचार आए, आप खटाक से उठाइए, आपको देखिए कि आपको क्या पढ़ना था, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। कीप इट क्लियर, है ना। कई कई बार वी नीड अ स्मॉल ब्रेक, कभी कभार हमें ब्रेक की भी जरूरत होती है, तो आप ब्रेक भी लीजिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, नाम जप करिए, एंड दिस विल कीप योर माइंडसेट इंटैक्ट बिकॉज दिस इज द मेन गोल किलर। अगला इंपॉर्टेंट बात चलते हैं, गोल ओरिएंटेड स्टडी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या होता है, हम ठान तो लेते हैं, है ना, हमारे अंदर सडनली एक स्पाइक आता है कि पढ़ना है, तो हम कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी पढ़ रहे होते हैं। एक चैप्टर हम करने बैठे तो हम चैप्टर के टीचर के सारे नोट्स हम पढ़ रहे हैं, आराम आराम से, धीरे धीरे से, ऐसे ऐसे करके एक एक पॉइंट हम डिस्कस में करना स्टार्ट कर रहे हैं। और जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन करना स्टार्ट, चलो काइनेमेटिक्स रिवाइज करते हैं, चलो इलेक्ट्रोस्टैट रिवाइज करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी दिक्कत होती है फिजिक्स में। देखिए, आप जिस पॉइंट पे आके खड़े हो, इस पॉइंट पे आपको अब सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत सेलेक्टिव स्टडी करने की आवश्यकता है। आपको अपने ब्रेन को उस दिशा में लेके जाना है जहां से आप एग्जाम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेके आ पाओगे। और वो कैसे लेके आ पाओगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं।
आप एक काम करिए, आप जो भी अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने पूरे टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। किन चीज़ों में? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अभी आप जिस भी कोचिंग में होंगे, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, वहाँ पे अभी सिलेबस बहुत फास्ट पेस पे चल रहा होगा, तो आप अपना जो टाइम है, उस सिलेबस को भी देना है और साथ ही साथ में प्रैक्टिस को भी देना है और साथ ही साथ में एनालिसिस को भी देना है। 3 प्रकार में अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहला, जो भी आप नोट्स रिवाइज, देखिए क्या होता है, हम मैक्सिमम बच्चों को मैं देखता हूं, जब टीचर बोलता है जो आज पढ़ाया गया है उसको आज घर जाके करना है, तो जो पढ़ाया गया है वो घर आके करने में ही 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा ले ले रहे हैं। मतलब सोचिए, आप 6 घंटे की क्लासेस कर रहे हैं और उसके बाद घर पे आके आप अपनी 5 घंटे की स्टडी सिर्फ उसी चैप्टर के साथ बिता रहे हैं और वही जो टीचर ने आपको पढ़ाया, आप सोचिए कितना बड़ा टाइम का लॉस है। ये एक ऐसा लॉस है जो आपको कोई गेन नहीं दे रहा है। तो याद रखना है, सबसे पहले आपको ये गोल रखना है कि जो आज टीचर ने पढ़ाया है उसका रिवीजन 10 से 15 मिनट में होगा। दैट्स इट, टुडेज रिवीजन। यस और नो बच्चों? यस और नो? यस सर, याद रखेंगे, है ना? ये गलती नहीं करना है। ये बेटा, ये कोई मैं आपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये सारे स्टूडेंट के इंटरेक्शन के बाद की गलतियां हैं, इसलिए सोच समझ के आपको बताया जा रहा है। मुझे पता है आप भी यही कर रहे हो, एक चैप्टर करते हो, उसको लाके बैठते 45 मिनट, ले खत्म, लाडले, टाटा, बाय बाय। नेवर डू दिस। 10 से 15 मिनट में रिवीजन होगा, फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। इस बात का आपको ध्यान रखना, जो आज पढ़ाया गया है 10 से 15 मिनट में क्लास में फुल अटेंटिव होके बैठिए, है ना? और घर पे आके जो चीज समझ नहीं आ रही है, खटाक से उसको टिक मारिए, अगले दिन दोबारा जाके समझिए, बट डोंट वेस्ट योर टाइम मोर देन दिस वन, बिकॉज दिस इज द क्रूशियल टाइम। परफेक्ट? परफेक्ट, है ना? उसके बाद आपको क्या करना है? आपको गोल सेट करना है। गोल कितना टारगेट होगा? आप जरा सोचिए, आप अभी से भी 40 से 45 क्वेश्चन का गोल लेके चलते हो। देखिए बेटा, ये गोल कोई, ध्यान सुनना, ये बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट गोल नहीं है। 40 क्वेश्चन का भी टारगेट लेके चल रहे हो बेटा एक दिन में, तो आप महीने में 1200 क्वेश्चन, 2 महीने में 2400 क्वेश्चन और 4 महीने में 4800 क्वेश्चन तक कर सकते हो। ठीक है? तो याद रखना है, 40 से 45 का गोल लेना है। अब सब कई बच्चे इसमें क्या बोलते हैं, सर ये गोल मैं ले तो लेता हूं, लेकिन सवाल करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इतना टाइम लग जाता है कि 40-45 में से 15 या 20 सवाल होते हैं। आप ध्यान से समझिए बच्चों, गोल लेने का मतलब है आपको पूरे 45 क्वेश्चन से गो थ्रू होके जाना है। सारे 45 के 45 क्वेश्चन आपने देखे हुए होने चाहिए। जब आप पूरा 45 क्वेश्चन देख लोगे, और हो सकता है 45 में से आपको 20 ना बने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगले दिन, आपका टारगेट होना चाहिए क्या कि आप अपने डाउट्स को रिजॉल्व करें फर्स्ट, और नहीं बन रहा है आप सॉल्यूशन का सहारा लीजिए। यू आर अ ड्रॉपर, बिल्कुल इस चीज से घबराइए नहीं, तुरंत सॉल्यूशन का सहारा मत लीजिए, पूरा अटेम्प्ट करिए, उसके बाद सॉल्यूशन का सहारा लीजिए। और ये आपको 40 से 45 क्वेश्चन मैक्सिमम 2 आवर्स में। सर लेकिन एग्जाम में तो 1 घंटे में बनाना है, मुझे पता है बेटा एग्जाम में 1 घंटे बनाना है, पर अभी तो सीख रहा है, अभी तो दिमाग लगा रहा है। यहां तेरे को 2 घंटा देना है, 1.5 से 2 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे में तू 40 से 45 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर, नहीं बन रहा है मार्क कर, अगले दिन मास्टर से पूछ के आ, और अगर नहीं बन रहा है, मास्टर अवेलेबल नहीं है, सॉल्यूशन चेक सर, सॉल्यूशन चेक करके सॉल्व कर और उसको वापस से कॉपी में लिख। लिखना जरूरी है। पुट योर पेन डाउन ऑन द नोटबुक एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग इट। परफेक्ट? परफेक्ट। बेसिक बेसिक एकदम क्लियर। अच्छा, इन 45 क्वेश्चन में क्या होने चाहिए क्वेश्चन? अब सवाल ये आता है, तो याद रखना, ये जो 40 से 45 क्वेश्चन कर रहा है ना, जो तूने आज पढ़ा है, ठीक है, हो सकता है उसका होमवर्क मिले, उसके 10 सवाल यहां कर ले, 10 या 15 सवाल। बाकी जो तेरे 30 सवाल हैं मेरे बंधु, 30 सवाल जो है, ये जो तूने पहले पढ़ रखा है, 30 क्वेश्चंस, जो भी तेरा चैप्टर हो रखा है, प्रीवियस चैप्टर होगा या उससे पहले का चैप्टर होगा, है ना, उसके अंदर सिर्फ 2 ही चीज तुझे करनी है। क्या क्या करनी है? ध्यान से सुनना। 30 क्वेश्चन या तो नीट पीवाईक्यू होने चाहिए, और दूसरा या तो जेई मेंस के होने चाहिए। इससे ज्यादा तेरे को कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। नीट पीवाईक्यू या जेई मेंस, नीट पीवाईक्यू या जेई मेंस, ये 30 नए क्वेश्चन होने चाहिए। और हो सकता है तूने नीट पीवाईक्यू कर रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं, जेई मेन के सवाल कर, जाके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के क्वेश्चन कर। दैट्स इट, इतना करना है, इतना करना है तेरे को। ये कब तक करना है? अब सवाल ये है, रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन में आपने, सुनो, आपने जितने भी आपने मतलब आपने जितनी भी डीपीपीस करी होगी, जितनी भी आपने अपनी कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व किया होगा, या फिर जितने भी आपने पीवाईक्यूज किए होंगे, या फिर जितने भी आपने जेईई मेंस के सवाल किए हैं जो आपसे नहीं बने हैं, आप उनको
काइंडली मार्क करके रखिए, आपको सबसे पहले जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं पहले, सबसे पहले जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने काइनेमेटिक्स रिवाइज करने का सोचा, तो काइनेमेटिक्स में आपने क्या किया, आपके जितने भी मॉक टेस्ट हुए सबसे पहले काइनेमेटिक्स से सारे सवाल उठाए, खाट 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 खाट, हाँ ये ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे करना, ध्यान सुनना, खाट 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 खाट, ठीक है। दूसरा, फिर क्या देखा अपन ने, फिर अपन ने देखा यार मॉड्यूल में जो अच्छे सवाल थे खटाक से कर लिए, नीट पीवाईक्यू में जो आपको नहीं बने थे पहली बार में खटाक से कर लिए, ये पहला टेक्निक है। पैरेलली क्या करना है, नोट्स को पढ़ना है। नोट्स को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि नोट्स में ही घुस गए हैं, ना 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 ना, नोट्स को कभी भी रिवीजन में 20 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, 25 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि एक बार यदि आपने अच्छे से कर रखा है बच्चों, आप 20 मिनट में खटाक से रिवाइज कर लोगे। नेवर मेक द मिस्टेक नाउ, नेवर मेक द मिस्टेक नाउ। परफेक्ट है, परफेक्ट है सर। क्या समझ में आया रिवीजन प्लान में, क्या समझ में आया, बताओ 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 बताओ। सर हमें पुराने ओल्ड क्वेश्चंस जो नहीं बने थे, जो गुड कैटेगरी के प्रॉब्लम थे, उनको आपको रिवाइज करना है और नोट्स रिवाइज करना है, लेकिन 20 मिनट से ज्यादा नहीं, 20 मिनट से ज्यादा नहीं, खत्म। रिवीजन की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी वीक में एक दिन एक्सक्लूसिवली आप रिवीजन का रखोगे, एक दिन एक्सक्लूसिवली रिवीजन का, जिस दिन छुट्टी होगी। अब मान लो आप उस दिन 8 या 9 घंटे पढ़ते हो पूरे दिन में भी, तो 3 घंटा आपको मिलेगा रिवाइज करने के लिए, और 3 घंटे में आप 4 से 5 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, एटलीस्ट 3 चैप्टर 4 चैप्टर तो कर ही सकते हो। दिस इज हाउ रिवीजन शुड वर्क। क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं, बिल्कुल सही। सर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट क्या होनी चाहिए, मैं आपको अभी बता रहा हूं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से मान के चल रहा हूं, आपको वीक में एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, पर उस मॉक टेस्ट को ध्यान से सुनना, उस मॉक टेस्ट के नंबर से प्रभावित नहीं होना है, एनालिसिस से प्रभावित होना है ना। आपने एक मॉक टेस्ट दे दिया, आपने देख लिया कि भैया ये चैप्टर्स मैंने कर रखे थे और इन चैप्टर्स को मैंने बहुत अच्छे से डील किया है, लेकिन ये चैप्टर अभी मैंने नहीं पढ़ा है इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं बना पाया हूं। इतना कॉन्शियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, नहीं तो इट विल अफेक्ट योर ब्रेन। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई साहब ये चीज मैंने नहीं पढ़ी है इसलिए मुझसे नहीं बना है, और ये चीज पढ़ी है उसके बावजूद नहीं बना है, मतलब मेरी गलती कहां है, पढ़ने के बावजूद जो नहीं बना है उसको मैं आइडेंटिफाई करूं, उसको मैं जाके टीचर से पूछूं और उसके ऊपर काम करूं। लेकिन क्या हमें मॉक टेस्ट से दूर भागना चाहिए, बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। फुल मॉक टेस्ट आप एक दीजिए, आकि आपको इस बात का अंदाजा लगे कि आपने जो चीज पढ़ी है उसको कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है, वो आपकी एफिशिएंसी कितनी है। तो एक इन अ वीक, वंस इन अ वीक, वंस इन अ वीक। परफेक्ट, परफेक्ट। इसको डबल कब कर देना है, इसको डबल मार्च आते ही ये डबल हो जाएगा, मार्च आते ही ये डबल हो जाएगा, करेक्ट है या नहीं, और अप्रैल आते ही ये ट्रिपल हो जाएगा। मार्च आते ही डबल, अप्रैल आते ही ट्रिपल, मार्च आते ही डबल, अप्रैल आते ही ट्रिपल। चल तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट आता है नो योर वीक स्पॉट्स, है ना। देखिएगा ध्यान से, है ना, आपको एक एरर की कॉपी बनानी है, अगर अभी तक भी आपने नहीं बनाई है, मेक श्योर करना है कि आपको एक पास एक ऐसी नोटबुक होनी चाहिए जहां पे आपको सारी गलतियां लिखी हुई हो, और वो गलतियां कहां से रिवर्बेट होके आएंगी, आप जो भी मॉक टेस्ट दोगे उसके अंदर आपने जो भी गलतियां लिखी हो आप उसकी कॉपी बनाएं, ताकि आपको अपने वीक स्पॉट्स के बारे में पता चले। साथ ही साथ में कई बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर रिवीजन नोटबुक कैसी होनी चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा, है ना। जो भी आप रिवाइज करते हो, कई बच्चे उसको फॉर्मूला बुक बना देते हैं, फॉर्मूला बुक मत बनाओ। क्या करना है आपको, क्या करना है, जब भी आप मॉक टेस्ट देके आओगे, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मॉक टेस्ट देके आओगे, जो भी सवाल आपसे नहीं बना है, जो भी अब से स्टार्ट कर देना, ये बहुत ज्यादा हेल्प आएगा, मैं बता रहा हूं। ये ही आपको 20 नंबर का प्रॉफिट दे सकता है एग्जाम में, अगर इस बात को आप ध्यान से सुन रहे हो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। पेपर देके आए, ठीक है, आए, एक अपने पास कॉपी है, हाँ सर है, कौन से क्वेश्चन नहीं बने उनको अपन ने ट्राई करा, हाँ सर ये क्वेश्चन, उससे आपको क्या होगा, क्वेश्चन का डेटाबेस भी पता चल गया, साथ ही साथ में उस मॉक टेस्ट की जो आपने गलतियां थी उस सबसे पहले ऊपर ये गलतियां करेंगे, ताकि आप जब भी पेपर देने जाओ सबसे पहले उन गलतियों को रिवाइज करो। कई बार हम कांस्टेंट की वैल्यू लेना भूल जाते हैं, कई बार हम रिजल्टेंट गलत ले लेते हैं वेक्टर्स का, छोटी छोटी गलतियां हैं बट वो वहां पे लिखी होनी चाहिए, तभी तो अंदाजा होगा कि अगली बार ये गलतियां नहीं करनी है मालिक। समझा क्या चीथे, हाँ सर। तो याद रखना नो योर वीक स्पॉट्स, कैसे, बाय मेंटेनिंग अ लेजर, कॉपी बना लो एक छोटी सी जिसमें सारी व्यवस्था हो। क्लियर है या नहीं। रिसोर्सेस, अब आता है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो बिल्कुल पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परफेक्ट है, यस और नो, बिल्कुल सही। आप नोट्स पढ़िए, ठीक है, मॉड्यूल सॉल्व करिए, ठीक है, नीट पीवाईक्यूज करिए,
ठीक है, जेई मेंस की पीवाईक्यूज करिए, इजी वाले, ठीक है, और आखिरी में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। परफेक्ट सर, परफेक्ट परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। क्या ये कर लेंगे आप लोग? क्या आप लोग ये कर लेंगे? यस सर, शाबाश। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, इसके अलावा कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। अगला, हाई यील्ड लो एफर्ट चैप्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं इन दो टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जहां पे मैं आपको ऐसे 7 से 8 चैप्टर के नाम बताऊंगा जहां से आप फिजिक्स में 80 नंबर का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला है हाई यील्ड लो एफर्ट, मतलब एफर्ट कम लगेगा लेकिन प्रोडक्टिविटी मतलब हाई यील्ड होगा, ज्यादा होगा। सबसे पहला आता है बेटा इसके अंदर, लिख लेना, मॉडर्न फिजिक्स। क्या आता है बच्चों? मॉडर्न फिजिक्स, सूर्या सर। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर, बहुत इजी इजी चैप्टर्स हैं लेकिन नंबर अच्छे खासे देके जाने वाले हैं। उसके बाद आता है यूनिट्स एंड डायमेंशन, और एरर भी है इसी के अंदर, तो ध्यान रख लेना। और आखिरी आता है चौथा, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, और आखिरी आता है काइनामेटिक्स, इजी चैप्टर बट हाई यील्ड चैप्टर्स है ना। इन 4 चैप्टर से मान के चलो 10 प्रश्न कंफर्म है, 10 प्रश्न कंफर्म है, 40 से 45 नंबर कंफर्म है, कंफर्म है, तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। अगला आता है हाई यील्ड मॉडरेट एफर्ट चैप्टर्स, है ना। तो ये आता है सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको तो छोड़ के ही मत जाना, मैटर हो जाएगा, मैटर हो जाएगा बहुत बड़ा गुरु। करंट इलेक्ट्रिसिटी से किसी किसी साल 6-6 प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो कुड नॉट टेक दिस चैप्टर लाइट। परफेक्ट परफेक्ट। अगला थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, सिर्फ थर्मो की बात कर रहा हूं ना, हीट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ थर्मो की बात कर रहा हूं। परफेक्ट सर, परफेक्ट परफेक्ट, थर्मोडायनामिक्स। अगला आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। और एक और चैप्टर ऐड कर सकते हो, रे ऑप्टिक्स। बट एनीवेज, दो दो चार, 4 और 3 7 और 1 8, इन 8 चैप्टर से 80 से 90 नंबर का पेपर आएगा। दीज आर द 8 चैप्टर्स जहां से आप 50% ऑफ पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इन चैप्टर्स को यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके उन्हें पढ़िए, लेकिन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 12-12 15-15 घंटे के वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। जो टॉपिक नहीं आ रहा है यूट्यूब पे जाइए, उस टॉपिक को समझिए, उसके प्रश्नों को करिए, आंख मूंद के इन 8-9 चैप्टर पे आपकी एकदम टॉप लेवल पे कमांड होनी चाहिए, आंख मूंद के। क्लियर है क्या? अगर आप नीट फिजिक्स में फोड़ना चाहते हो। एनीवेज, तो ऑलमोस्ट मैं सारी बातें आपसे कर चुका हूं। मैं आपको बस एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं, ध्यान, थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको ये भी बता चुका हूं आपको दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी है। मैं ऑलरेडी आपको ये मेंशन कर चुका हूं, आपको 2 से ढाई घंटे की स्टडी दिन में फिजिक्स को देनी ही देनी है, चाहे आपका कितना भी बुरा सब्जेक्ट क्यों ना हो। ये 2 से ढाई घंटा कब है? ये 2 से ढाई घंटा तब है जब आप अपनी कोचिंग पढ़ रहे हो। क्लियर है कि नहीं है? यही हो जाएगा 4 घंटा जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूं 3 से 4 घंटे के आसपास चला जाएगा ये। क्लियर है या नहीं है? अभी 2 से ढाई घंटे आपको इसको देना ही देना है डेली के बेसिस पे। आपको सारे तरीके पता चल चुके हैं। आइए थोड़ा सा एक बार हम चार्ट्स को देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑन एन एवरेज 11th क्लास से देखना बेटा 40 से 45% सिलेबस पूछा जाता है। ऑन एन एवरेज 11th क्लास से 40 से 45% सिलेबस पूछा जाता है हर एक साल। 2024 से लेकर 2015 तक का पूरा वेटेज है। 12th क्लास में आप देख सकते हो 55 से 60% के अराउंड ये रीच जाती है। तो 12th ऑब्वियसली ज्यादा वेटेज का है, 11th थोड़ा सा कम वेटेज का है, लेकिन 11th में भी सिलेक्टिव टॉपिक्स जैसे थर्मोडायनामिक्स हो गए, काइनामेटिक्स हो गया, सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन एज अ कंबाइन, उसके इजी क्वेश्चंस जो हो गए, ये कुल मिला के जो 45% है उसमें से 20 से 30% ऑक्यूपाई करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से बेटा, ये एवरेज क्वेश्चंस है। ये जो काइनामेटिक्स है अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा, रिसेंटली बता रहा हूं, रिसेंटली बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो अगर आप इन चार्ट्स को देखोगे ध्यान से, ध्यान सुनना ना, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे काइनामेटिक्स को, तो रिसेंटली इसमें 3 से 4 सवाल भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये ऑन एन एवरेज है, लेकिन रिसेंट में ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। अच्छा, रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। देखो, रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास भी है प्लस आरबीडी है ना, दोनों है ये। ठीक है क्या?
रिजिड बॉडी डायनामिक्स। क्लियर है या नहीं है? तो ये दोनों कंबाइन होके एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनाते हैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज्यादा वास्ट है, तो इनको आप सेलेक्टिव स्टडी भी कर सकते हो। उसमें से कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास में क्वेश्चन पूछेगा, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन से, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, और यहां पे कहां पूछेगा, यहां पे जनरली क्वेश्चन पूछता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से या फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। बस यही 4-5 टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और अगर मैं 12th की बात करता हूं तो आप देख सकते हो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एवरेज 5 लेके बैठा है, देख रहे हो आप लोग, है ना। रे ऑप्टिक्स एवरेज 4 लेके बैठा है, मॉडर्न फिजिक्स एवरेज 5 लेके बैठा है, सेमीकंडक्टर एवरेज 3 लेके बैठा है। जरा सोच, 5 5 10 5 15 3 18, भैया 20 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। यस और नो, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं मैं। तो याद रखना है, जो मैंने चैप्टर्स आपको बताए हैं उनको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है, एकदम फोड़ के आना है सारे के सारे चैप्टर। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। तो आपको मैं सारी बातें ऑलरेडी बता चुका हूं। यदि स्टिल आपको कोई भी डाउट हो माय डियर फ्रेंड्स, तो बिल्कुल बेहिचक आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल उत्तर दूंगा। और मैं आपके ड्रॉपर से डॉक्टर बनने के सपने को संपूर्ण करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, और कमेंट करके जाएं बूम बूम नीट 2026, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे और मेरा संपूर्ण प्रेम, मेरा संपूर्ण आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा हुआ है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।